सेकंड में आपको करवा रहा हूं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। इसके अंदर बच्चों इन्होंने दे तो दो मेथड रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक ही मेथड की कर रखी है, तो वही हमें करना है। तो आराम से सीखना बच्चों। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जो सामान हमारे पास आया है ना, हमें उसकी कॉस्ट पता नहीं है, और अब आप चाहते हो कि उसकी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर दो। तो क्वेश्चन आता है कैसे वैल्यू की जाए। जिनके यहाँ बहुत टाइप की आइटम्स होती है ना, जैसे रिटेल की कोई शॉप है, बड़ी सारी तरह की आइटम्स है, तो उन लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि वो कॉस्ट ना कहीं पर प्रॉपर तरीके से लिखते भी नहीं है। एक तो वजह है कि उनके लिए वो मुश्किल भी है, और दूसरा वो नहीं चाहते कि दुकान के स्टाफ को भी पता हो कि अपनी कॉस्ट क्या आ रही है। जैसे मान लो दुकान में जो सेल्समैन है, उसको नहीं पता मालिक की ये चीज कितने की आई हुई है, उसको तो मालिक ने बता रखा है बेचनी कितने में। तो अब मालिक अगर उसको कहीं लिख नहीं रहा, तो प्रॉब्लम तो उसके अपने लिए भी हो गई ना, क्योंकि उसको पता तो नहीं है एग्जैक्ट कॉस्ट उसको। तो फिर लास्ट में जो बचा हुआ सामान है, बस पता अंदाजा है कि इतने का आया होगा, एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी वो खरीदता है। एक तो टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे केस में क्या फॉलो होता है, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो इसमें आप एक बार अपने पास लिखो बच्चों, मैं पहले एक्सप्लेन कराता हूं, फिर मैं ना आपको जिस तरह से कराऊंगा ना, आपको किसी भी तरह से मुश्किल नहीं लगेगा। देखो इसकी ना प्रॉब्लम सिर्फ दो ही तरह की होती है, मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको सिर्फ देखकर ये पता करना है कि ये प्रॉब्लम 1 है या प्रॉब्लम 2 है। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ पहले प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 सिखा दूंगा। आपको 3 4 5 बार जब रिवीजन करनी है, तो सिर्फ उसी की करनी है, क्वेश्चन नहीं उलझा पाएगा। समझ गए ना? तो मैं वो लिखवाऊंगा अभी आपको प्रोसीजर, पहले ये सीख लो कि ये मेथड कब यूज होता है। तो लिखो आप अपने पास इस मेथड, इसके अंदर मेथड लिखो, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। दुकानदार ना जनरली उनका एक फिक्स परसेंटेज होता है जो उनको पता होता है, जो अपने स्टाफ से भी डिस्क्लोज नहीं करते। जैसे मान लो मेरा सामान जो है, उसमें ना हम सेल के ऊपर 20% मार्जिन रखते हैं, जितने में बेचते हैं उसमें 20% हमारा होता है। ये हमें पता है जब हम प्राइस रख रहे होते हैं उसका। तो अगर आप मेरे से कहेंगे कि सर 500 का सामान पड़ा है और मेरे को पता है 20% अपना होता है, तो मैं 500 में से 20% घटाकर कहूंगा इसकी कॉस्ट है 400। एग्जैक्ट नहीं पता, क्या पता उस टाइम पे 390 का आया हो। हम प्राइस तो राउंड ऑफ करके रख देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा 400 का, तो हम वहां 400 के हिसाब से चलेंगे। आप पहले तो समझो कि ये मेथड सही तो है ही नहीं। आप कहेंगे क्यों? हिस्टोरिकल कॉस्ट ही सही होता है जब आपको अपनी क्या पता होती है, कॉस्ट। लेकिन आप इसमें काम चला रहे हैं कि हम भी बता देंगे कॉस्ट क्या है। तो एक बार आप समझने की कोशिश करना, प्रोसीजर इसको सो इजी कर देगा। अभी के लिए पहले क्रिटिकल लिखो, ये कब यूज होता है, कैसे। दिस मेथड is also called retail inventory method. It is used widely in retail business or in business where inventory comprises of items the individual cost of which are not readily ascertainable। मतलब उसके पास जो उसकी कॉस्ट है ना, वो पता नहीं है। The use of this method is appropriate for measuring inventory of large number of rapidly changing items।
that have a similar margin. And for which it is impracticable to use other costing methods, क्योंकि उसको पता ही नहीं है एक्चुअल में, और उसको वो प्राइवेसी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, अगर दुकान पे स्टाफ को पता होना कि ओनर बहुत ज्यादा बचत रखता है, तो स्टाफ सैलरी बढ़ाने के लिए कहेगा, क्योंकि उसको सीधा है कि ये इतना कमा रहा है तो मेरे को इतने कम क्यों मिल रहे हैं। तो अगर उसको पता ही ना हो कमाता कितना है, तो ये समस्या आएगी ही नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्राइसिंग अप करते हैं। जैसे सामान आया, उसको पता है उस टाइम पे किस कॉस्ट पे आया, उस टाइम पे उसके अपने अकॉर्डिंग क्या रख दिए प्राइस। अब स्टाफ को पता है इस प्राइस पे बेचना है जो ओनर ने बोल रखा है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्या हुई कि जब 31 मार्च को बचा पड़ा है, अब इसको भी नहीं पता किस कॉस्ट पे है, क्योंकि इसने तो उस टाइम पे प्राइस लगा दिए थे अपने अकॉर्डिंग। तो उस केस में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज होता है। अब देखो बच्चों, उसने जब प्राइसिंग की होगी तो उसका एक स्टैंडर्ड तो दिमाग में रहा होगा ना कि कितना मार्जिन रखना है, 20%, 25%, 30%, जो भी उसको रखना है। तो वो उसका एवरेज मार्जिन अगर उस सेलिंग प्राइस में से घटा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या निकल आएगी, कॉस्ट। तो प्रॉब्लम कब आती है वो समझाता हूं। तो उसी प्रोसीजर को आप समझना, मैं दो प्रोसीजर लिखवा रहा हूं। दो प्रोसीजर का मतलब या तो प्रॉब्लम 1 होगी या प्रॉब्लम 2 होगी। अगर बच्चों आपको वो आ गया, आप इन्वेंट्री को ऐसे करके मत समझना कि अभी बस फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हैं। आपका आगे जाकर AS2 पढ़ना है, तब काम आएगी, फाइनल में काम आएगी। तो एक बार अच्छे से मेथड समझ लेना। ये तो सिर्फ यहां पर थोड़ा सा सिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। आगे के लिए बेस बन रहा है, काम आनी है, ढंग से पढ़ लेंगे। तो ये प्रोसीजर पे काम करना, ठीक है। देखो, आप लिखो अपने पास प्रॉब्लम 1। दो ही तरह के अलावा कोई क्वेश्चन आए तो बताना। सिर्फ दो ही तरह की प्रॉब्लम होती हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। तो पहली प्रॉब्लम लिखो बच्चों, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन एट मार्केट प्राइस। मतलब मैंने यहां पर ना स्टॉक गिनवा लिया, मैंने वो जो लड़के स्टाफ हैं उनसे कहा ये सारा सामान गिन दो, और जिस जिस MRP की जितनी आइटम है ना मल्टीप्लाई करके मेरे को सारा सामान बताओ कितने का है। उन्होंने बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो क्लोजिंग स्टॉक किसके ऊपर है और मुझे कॉस्ट है। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो प्रॉफिट है इसके अंदर वो हटा दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि हमें बता ही नहीं रहा कि हमारा ग्रोस मार्जिन होता कितना है। बताए तो हम काम ही खत्म कर दे, घटाया हो गया। लेकिन वो क्वेश्चन में हमारे साथ क्या करेगा, हमें क्या नहीं बताएगा, ग्रोस मार्जिन कहेगा। पहले जो मैं डेटा दे रहा हूं इससे ग्रोस मार्जिन निकाल, भाई वो परसेंटेज निकाल जो आपका होता है, और फिर घटा दो इसमें से। तो अब मैं जिस तरह से सिखाऊंगा ध्यान देना, पहले प्रोसीजर लिखवा रहा हूं, फिर एक एग्जाम्पल मान के करा दूंगा। तो लिखो एक बार आप, फर्स्टली कैलकुलेट ग्रोस मार्जिन। अब कोई पूछे ग्रोस मार्जिन कैसे आएगा, तो सुनना बच्चों। ये कहते हैं कि जो भी उसकी दुकान पे टोटल सामान उस पीरियड का है, उस पूरे सामान की टोटल सेल वैल्यू अगर वो सारा का सारा बिक जाता, तो आप उस सेल वैल्यू को पहले फाइंड आउट करो। इसको बोलते हैं बच्चों सेल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल। आप एक बार लिख दो ये अपने पास, टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स अवेलेबल। आप ये भी कह सकते हो सेल वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल। अभी बताऊंगा ये कैसे निकलता है। और इसमें से घटा दो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, उन्हीं गुड्स की कॉस्ट, तो आपका अपना ग्रोस मार्जिन आ जाएगा। अब बच्चा कहता है सर एक बार थोड़ा नहीं पता लग रहा, आप क्लियर करो, ये टोटल सेल वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल क्या होते हैं। आपको पता नहीं है बच्चों, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल पहले पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स के अंदर। वही वाला फॉर्मूला लिखवाऊंगा, कोई बदल नहीं दूंगा यहां। मेरे से वो पूछे टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल कैसे निकलता है, मैंने कहा जो बेच चुका है, और आप कह रहे हो क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस, पता है, दोनों को ऐड कर दो, आगे टोटल जितनी भी गुड्स है उनकी सेल वैल्यू। देखो एक तो आप सामान बेच चुके हो और एक आपके पास पड़ा है,
दोनों की मार्केट वैल्यू का टोटल कर दो, क्योंकि जो बेचा है वो आपने मार्केट वैल्यू पर बेचा है, और जो पड़ा है वो आप कह रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू पता है मुझे, तो कहता है बस उन दोनों का सम कर दे। तो एक बार लिखो आप अपने पास यहां पर, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस, ये टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स अवेलेबल है। और इसके साथ आप दूसरी चीज निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। अगर किसी ने भी फाइनल अकाउंट्स रिकॉल किया है, रिवाइज किया है कुछ दिन पहले, और आपको फॉर्मूला याद है, बच्चों एक बार कर रखा है तो किसी को याद नहीं होता, लेकिन अगर मान लो किसी ने रिवाइज किया उसको याद है, तो एक बार बोल सकते हो क्या था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल का फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसिस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक नहीं घटाना, वो घटाया, वो पता होता तो फिर समस्या ही क्या थी, वो तो पता ही नहीं है, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। अब ये पूरे सामान की कॉस्ट हो गई, जिस पूरे सामान की सेल वैल्यू निकाली है ना, ये पूरे सामान की क्या हो गई, कॉस्ट। एक बार लिखोगे अपने पास बच्चों, और हमारे लिए थोड़ा तो आसान करता है कि बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन देता है ना, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरली देता ही नहीं है, तो आपको तो सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखे तो वो नहीं है, निकालना यूं ही होता है। अब आपने मेरे से कहा फिर ग्रोस मार्जिन कैसे आएगा, मैंने कहा भाई इन दोनों का डिफरेंस कर दे जो बात कर रहे हैं। ग्रोस मार्जिन कैसे आएगा, टोटल सेल वैल्यू में से क्या घटा दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। अब ये आ गया, वो कहेगा इसको ना परसेंटेज में निकाल दे। तो अब आपको एक बार ग्रोस मार्जिन आने के बाद निकालना है रेट ऑफ ग्रोस मार्जिन, कि आपका मार्जिन का परसेंटेज कितना है। तो जो ग्रोस मार्जिन अभी आपका आया है ना, वो टोटल सेल वैल्यू पर आया है, तो उसको टोटल सेल वैल्यू से डिवाइड कर दो। अभी मैं बच्चों फिगर भी ले लूंगा, टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल, और यहां इंटू 100 कर, ये समझ आ। अब ये ग्रोस मार्जिन का परसेंटेज आ गया, मान लो ये 20% है, तो आप कहते हो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस तो है, वो कहते हैं उसमें से ये ग्रोस मार्जिन घटा दो, आ गई कॉस्ट। लिखो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आप लिखो क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हो गया एक पार्ट। अभी एक एग्जांपल मान लेते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन। एट मार्केट प्राइस माइनस ग्रोस मार्जिन, ग्रोस प्रॉफिट ही लिख लो चाहे मार्जिन बार बार, इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। उस क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर आपका कितना मार्जिन है, जैसे मान लो 20% है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू के साथ 20% की मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब एक बार एग्जांपल लिखो, हम अपनी तरफ से मान रहे हैं सेल ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख, और हमने खरीदी है बच्चों जो सामान है ड्यूरिंग द ईयर, खाली परचेज खाली सेल भी लिख सकते हो, 3 लाख। ये कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक शुरू में था हमारे पास एट कॉस्ट 1 लाख, और कहता है कि जो अभी क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो मार्केट प्राइस पर है। जैसे मैंने अभी आपको टाइटल लिखवाया यही है कि हमने उनसे गिनवा लिया, पता लग गया। मैं जानकर एक जैसे फिगर ले रहा हूं ना, मैं सब सिंपलीफाइड कर दूंगा। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दे रखे तो याद रख लेना है, जीरो है, नहीं है। अब ये है आपके पास डेटा, तो एक बार अब उसी प्रोसीजर को दोबारा समझते हैं। अभी याद नहीं हुआ होगा तो अभी मैं हेल्प के लिए बोलता हूं। सबसे पहले मुझे ग्रोस मार्जिन निकालना है, मेरे से को पूछे वो कैसे निकलेगा, मैंने कहा टोटल सेल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल। कैसे आएगी, जो बेच चुके हो और प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों का सम करो। लिखो आप एक बार, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल। अभी जल्दी क्यों करनी है आपको, बाद में तो जल्दी करनी है, अभी नहीं। 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख। तो अगर सारा सामान बिक जाता तो 5 लाख का बिकता। मैंने कहा फिर सारा सामान था कितने का, तो अब आप यहां लिख दो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। बच्चों एक बार बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, परचेसिस 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है,
तो मतलब अगर सारा सामान देखो तो है 4 लाख का, अगर सारा बिकता तो 5 लाख का बिकता। तो आप में से कोई ग्रोस मार्जिन बताएगा इसका कितना है? आपने कहा ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस मार्जिन मतलब ग्रोस प्रॉफिट जो हम रखते हैं उसमें 1 लाख रुपए। और मैंने कहा रेट बताओ ना, कितने परसेंट ले रहे हो आप? रेट ऑफ ग्रोस मार्जिन। आप ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज भी कह सकते हो बच्चों। 1 लाख को 5 लाख से डिवाइड करना, ये आपका 20% हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो सामान आप बेचते हो उसमें 20% आपका है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए मार्केट प्राइस का है, तो 1 लाख में से 20% घटा दो, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो 1 लाख माइनस 20% ऑफ 1 लाख। 1 लाख में से 20,000 गए बच्चों, 80,000। क्यों? ये पहली प्रॉब्लम होगा। किसी आता मुझे कैसे पता लगेगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में ही गिवन होगा, लेकिन किस पे गिवन होगा? मार्केट प्राइस। और बस दूसरी प्रॉब्लम, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा होगा। तो आपको ग्रोस मार्जिन देकर चला जाएगा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताएगा। तो लिखो एक बार आप अपने पास प्रॉब्लम सेकंड, लिखो अपने पास व्हेन रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट का रेट दे रखा है, इज गिवन, बट क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस इज नॉट गिवन। ये मतलब क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है तो वो कभी भी क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस नहीं देखा जाएगा। आपने कहा अगर दे रखा हुआ, फिर क्वेश्चन क्या है? उसमें से सीधा घटाओ मार्जिन, खत्म। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, वो ऐसे क्यों देगा? वो तो मुश्किल ही करेगा क्वेश्चन को। तो अब आपको वो ग्रोस प्रॉफिट का मार्जिन तो बताकर चला जाएगा, लेकिन क्या नहीं बताकर जाएगा बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस। तो मेरे से पूछे अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? मैंने कहा आपके पास इंफॉर्मेशन होंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कि आपके पास कितनी कॉस्ट की गुड्स अवेलेबल है। उसके बाद आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल वैल्यू दे रखी होगी और ग्रोस मार्जिन दे रखा होगा। तो सेल वैल्यू में से जैसे ही ग्रोस प्रॉफिट उसका घटाऊंगा तो क्या निकल आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। एक बार लिखो आप अपने पास, यहां आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। अब वही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री। आप ना बच्चों इसको शॉर्ट में ना COGA बोलना, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेसिस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरे नंबर पे लिखो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पर बच्चों आप सेल में से ग्रोस प्रॉफिट घटा दो। ठीक है ना, ग्रोस मार्जिन आपको पता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाओ, आ गई कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो और समझो, जो है अभी क्वेश्चन मान रहा हूं आपको समझ आ जाएगा। इसके नीचे लिखो बच्चों एग्जाम्पल। ओपनिंग इन्वेंट्री है, अगर वो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं देकर जाता तो समझो वो भी जीरो है। वो जानकर ऐसे क्वेश्चन बनाता रहता है ना। परचेसिस 9 लाख, ये भी हम एक बार ये मान रहे हैं कि जैसे हमें क्वेश्चन मिलेगा सेल्स 8 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखे, जीरो। और उसने हमें बोला है कि हम जो ग्रोस मार्जिन लेते हैं ना बच्चों, वो आपको तंग करने के लिए तो यहां तक कर देगा। देखो अभी तो मैं ये कर रहा हूं, ये 20% ऑफ सेल, तो जानकर लिख देगा 20% ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट का अगर 1/5 है तो सेल का कितना होगा? बस वो कंसेप्ट याद रख। समझ गए ना? वो उलझा तभी पाएगा जब आप पुरानी बातों को लिंक नहीं कर पाते। भाई सब भूल जाते हो, कुछ नहीं ध्यान रहता, तो फिर दिक्कत है, अदरवाइज नहीं उलझा पाएगा।
अब एक बार करते हैं आंसर्स। आप यहां लिखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। आप में से कोई भी देखकर बताओ बच्चों, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख। परचेसिस 9 लाख। मैंने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो जो सामान टोटल पड़ा था वो 10 लाख का पड़ा था। पर मैंने कहा बेच कितने का दिया, उस कॉस्ट को बताओ। कहते हैं हमने ना 8 लाख रुपए का बेचा है और उसमें 20% अपने। 8 लाख का 20% 160, तो आपने 640 कॉस्ट का सामान बेच दिया है 10 लाख में से। तो अब आप में से अगर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहे हो, तो 10 लाख माइनस 640, ये बच्चों 3,60,000 हो गया।